सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं हरीश पाठक जी द्वारा रचित कहानी प्रेत छाया। अस्थाना जी, आप कल नहीं आए थे और मैं कई बार आपकी टेबल के नज़दीक आया था, पर आप थे ही नहीं। दरअसल मैं कल हैरान था कि आप दफ्तर में हैं ही नहीं और दफ्तर की सीट पर आपकी चर्चा है। यहाँ तक कि अंधेरे के उतरते उतरते जब सारा दफ्तर खामोश था और मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, तब मैंने पाया कि नीचे लिफ्ट के पास वाली लंबी बेंच पर भी आपकी ही चर्चा है। ये चेहरे मैंने कई वर्षों से देखे भी हैं और नहीं भी, पर ये आवाज़ें जब जब उठती हैं न जाने क्यों सीधे मुझ पर हमला करती हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि रास्ते चलते यदि अचानक हवा में विस्फोट हो जाए तो बढ़ते कदम सहसा थम जाते हैं, या फिर जब आप अपनी मस्ती में सड़क के बाईं ओर चले जा रहे हों और कोई ऐन आपके कानों के पास आकर जोर से चीख दे तो यह चीख कान से होती हुई तलवों तक आ जाती है। आपने महसूस है कभी? बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ होता है। जब जब मैं आसपास होता हूँ, आपके बारे में सुनता हूँ, धक्क से रह जाता हूँ, अवाक, बहुत चक्का। पर आप हैं जो इस नकली चेहरे को कसते हुए हर रोज, हर पल, हर क्षण, हर साल आ जाते हैं। मैं हैरत में हूं कि आप आखिर किस रेशे से बुने हैं जो इतने घोर अपमानों, सार्वजनिक तिरस्कारों और हर स्तर की बदनामी सहने के बाद भी इस खूबसूरत भ्रम में जी रहे हैं कि सब कुछ कोई नहीं जानता। यह नकली खाल तुम्हें बहुत भीतर तक लहूलुहान किए हुए है। तुम जख्मी हो और मैं यहाँ तक जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर की नस नस दोगली है। मैं हूँ। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैं इस तरह तुम पर क्यों हमला कर रहा हूँ, तो यह तुम्हारा बहुत ही घटिया विचार है जिसे तुम पिछले 32 सालों से सोच रहे हो। मैं तुम्हारा पीछा ठीक इतने सालों से कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर उस खाल से वाकिफ हूँ जो तुम अपनी सुविधा से ओढ़ लेते हो। फिर भी तुम मान लो कि मैं तिवारी हूँ, सिर्फ तिवारी। आगे पीछे मत सोचो। अस्थाना ने माना था कि एक परछाई हर रात उसका पीछा कर रही है, और यह रहस्य वह उस रात जान पाया जब रिंग रोड से उतरकर वह घर जाने वाली लाल मिट्टी से भरी गली में उतरा था। गली में उतरते ही उसने पाया कि एक बारीक तार उसके पैरों में फंस गया है, जिसने अचानक उसकी चाल को हल्का कर दिया है। वह बार बार मुड़कर देखता था और वह गली उस रात उसे पूरा पर्वत लगी थी जिसे उसने हाँफते हुए पार किया था। यह डर जो गली में उतरते ही उस पर हावी हो गया था, कमरे में आकर भी उससे छूट नहीं पाया था। वह दंदनाते दरवाजे तक आया और धड़ाम से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। लोहे की बारीक जालियों से बुना वह चौकोर दरवाज़ा इतनी जोर से गरजा कि गली में देर तक उसकी आवाज़ गश्त लगाती रही थी। यह 1 जनवरी 1981 के रात 11:10 पर हुआ हादसा था। कमरे का लाल बल्ब जल रहा था, पर उसके भीतर हजार हजार वाट के बल्बों का डर सा था, और वह बनेला डर इतना भारी था कि उसके शरीर के रोए रोए थर्रा रहे थे। अस्थाना ने कपड़े नहीं उतारे थे और वह चप्पलों सहित पलंग पर ढेर था। उसका चश्मा तकिए के नीचे आ गया था और दोनों हाथ एक दूसरे से गुंथे हुए उसके पेट पर थे। जिस रात अस्थाना की समझ में यह आया कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है, उसी रात 2 घटनाएं एक साथ हुई थी। उस रात उसे अचानक न जाने क्यों कमरे में अन्नी खड़ा हुआ दिखाई दिया था, जो बगैर कुछ बोले अपने जबड़े को कसे हुए उसकी तरफ हिकारत से देख रहा था। अन्नी के हाथों में न जाने क्या था जो अस्थाना साफ नहीं देख पाया, पर इतना पहना और नुकीला हथियार शायद उसने पहली बार देखा था। नुकीलापन उसकी खाल को भेद कर मांस में उतर रहा था। अन्नी के कमरे से जाने के बाद एक आतंक देर रात तक कमरे में टहलता रहा था, और फिर जब चटाक की आवाज हुई तो वह जागा था। शीशा कमरे के बीचों बीच टूटा पड़ा था। वह फिर सोना चाहता था कि उसने पाया कि अब उसके सिरहाने कोई बैठा बहुत धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा है। उसके हाथ अस्थाना के हाथों से लिपटे हैं। लंबे काले बाल अस्थाना के होंठों पर हैं और चेहरे पर सिर्फ एक चमकदार आंखें, बाकी चेहरा गायब। अस्थाना उठकर बैठ गया था। वह गंध नीलू की गंध थी जिसे वह बहुत पीछे छोड़ आया था। इतने सालों बाद यह दिल्ली कैसे आ पहुंची? गंध का तेज झोंका कमरे में देर तक क्यों रुका रहा? गंध बेड़ियों को कैसे झटक आई? यह जवान होती रात फिर पूरी की पूरी अस्थाना ने आंखों में ही काटी थी। सुबह उग आई थी,
पर अस्थाना की आंखों का भारीपन नहीं गया था। जैसे पिछली यादों का लंबा बोझ किन्हीं अनदेखे हाथों ने उसके सिर पर जड़ दिया है। यह नामालूम सा दर्द अरसे तक अस्थाना झेलता रहा, जो हर रोज उसके साथ उठता था, हंसता था, बाजार जाता था, दफ्तर जाता था, यानी उसकी परछाई बन गया था। और इस परछाई से अस्थाना बेहद डर रहा था। पीछे दौड़ते दौड़ते अपमानों और दोहरी जिंदगी के तमाम खाके थे, जिनमें अस्थाना टुकड़ों टुकड़ों में कैद था। झूठ के रंग बिरंगे कपड़े और प्रपंचों के बदरंग चेहरे जो उसने खुद को बचाने में हर बार लगाए थे, एक निर्लज्ज सच्चाई बनकर, उसकी आत्मा बनकर, उसकी आत्मा से द्वंद्व कर रहे थे। और इस युद्ध में गले गले डूबा था अस्थाना। मेरा विचार है तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। छोड़ दो मेरे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सखा, मेरे भावुक मन वाले साथी। क्यों क्यों तुम्हारा पीछा छोड़ूं? फिर कौन तुम्हें सरेआम बेइज्जत करेगा? कौन तुम्हारे कपड़े उतारेगा? तुम इस तरह अब मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते। तुम्हारे पाखंडों का पर्दा मुझे उठाने दो, ताकि सब देख सकें तुम्हारे टूटते बिखरते तिलिस्म को। अस्थाना धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, बुझती हुई आग की तरह। उसकी खुरदरी हथेलियां उसकी आंखों पर आ गई थी। परछाई जीत रही थी, अस्थाना बाजी हार रहा था। यह घर अन्नी का नहीं है। मेरी माँ, इस घर में मेरा कहीं भी बिस्तर है। मेरी माँ, तुम हर रात मेरी जगह क्यों बदल देती हो? मुझे एक बिस्तर चाहिए, मुझे घर में एक ठिकाना चाहिए। माँ का चेहरा सख्त हो उठा था। वे बूढ़ी थकी आंखें, जिनमें ढेर सा लाड़ लरसता था, आज उनमें नफरत और घृणा की लौ थी। उनके रूखे बाल और कत्थई रंग की छापेदार साड़ी देर तक उसकी आंखों में कौंधती रही। तुमने अपने हक खुद खो दिए हैं, मैं भी जानती हूँ। मुझे भी मालूम है कि इस घर में तुम्हारा एक स्थायी बिस्तर होना चाहिए, पर वह... माँ ने आवाज खुद ब खुद बीच में तोड़ दी थी। वह नहीं समझ पाया कि माँ को किसने आवाज तोड़ने पर विवश किया था। फिर हर दिन माँ का चेहरा उस रात की तरह सख्त हो गया, जैसे हर पल अस्थाना के चेहरे को तमाम नकाबों ने ढक लिया। इन नकाबों ने अस्थाना के खास चेहरे को भुला दिया था। सच तो यह था कि वह खुद अपने आप को भूल गया था। अन्नी एक कमरे से दूसरे कमरे में अपना असर रखने लगा था। 7 साल का फासला था अस्थाना और अन्नी में, पर घर की ईंट का हिसाब अन्नी की आंखों में दर्ज था और अस्थाना के हर झूठ का हिसाब नीलू के पास। ये चढ़ती उम्र के वे दिन थे जिन्हें अस्थाना फुटकर तौर पर खर्च कर रहा था। उसने अपने चारों ओर एक ऐसा मायावी संसार रच लिया था जिसमें वह खुद ब खुद भटक रहा था, रास्ते को जानने के बाद भी। यह संसार उसे बेवजह के भरम को पाल रहा था। कच्ची शराब के ठेकों से लेकर कॉलेज की सड़कों और शहर के चौराहों तक वह फिजूल की बहसों और झूठे पाखंडों में डूबा हुआ था। जब जब घर और जिंदगी की सच्चाई अपने पर फैलाती, वह चटाक से दूर हो लेता और अपने ऊपर झूठी मुस्कान चिस्पा कर लेता। घर से उसके रिश्ते टूटते जा रहे थे और उसने पाया था कि एक रात उसका बिस्तर दरवाजे के ठीक बाहर है। नशा उसकी आंखों में था और इतना तेज था कि वह देख नहीं पाया था कि घर की चौखट पर जलती आंखें लिए अन्नी खड़ा है। कहाँ थे 3 दिनों से? केवल रात सोने भर के लिए रिश्ते रह गए हैं? घर घर होता है दादा। तुम्हें मैंने पागलों की तरह शहर की हर गली में छान मारा। दादा तुम क्या हो? कहाँ बसी है तुम्हारी आत्मा? कौन सी है तुम्हारी दुनिया? किस आग से नष्ट होगा तुम्हारे झूठे सपनों का जाल? इन 3 दिनों में मेरी दुनिया दरकी है। और तुम अन्नी लंबी चीख मारकर जोर जोर से रोने लगा और नशे में आकंठ डूबा अस्थाना तिरछी नजरों से उसे पी रहा था। अम्मा की लाश पूरे 1 दिन तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम बस सबसे बेखबर दारू के अड्डों पर भटकते रहे। लाश लाश, वह अनजाने इतने जोर से चीखा कि गली जाग गई थी। जागती गली की खिड़कियां एक साथ खुल गई थी और कई जोड़ा आंखें उनमें से उभर आई थी। हाँ हाँ, अम्मा की लाश, तुम्हारी और मेरी माँ की लाश। वे हाथ राख हो गए जिन्होंने तुम्हें और मुझे पाला था। वे सपने डूब मरे जो तुम पर टिके थे। वे... अन्नी की डूबती उतरती हिचकियां भर अस्थाना सुन सकता था। एक काला वजनी पत्थर जैसे अचानक उसके सर से टकराया था। वह कुछ बोल पाता कि अन्नी फिर सिसकियों के बीच बोल रहा था। रात सांकल के खटकने की आवाज आई थी और अम्मा रोज की तरह आए बोलती हुई दरवाजे तक आई थी, इस सपने को लिए हुए कि दरवाजे के बाहर तुम होंगे। और जैसे ही उनका हाथ सांकल तक बढ़ा, वे चीख उठी थी। लंबी और दर्दनाक चीख उनके गले से निकली थी और उनका पूरा बदन
धीरे धीरे ऐंठने लगा था। काला नाग अम्मा पर झपटा था और उसका जहर अम्मा के हाथ में उतर आया था। फिर घुटी घुटी सी आवाजें उनके गले से निकली थी और अस्पताल जाते जाते अम्मा जा चुकी थी। अन्नी की बात कहाँ खत्म हुई और कब कैसे वह वहां से उठा, उसे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद अन्नी का क्या हुआ वह नहीं जानता। घर की दीवारें अगली बरसात में ढह गईं या वैसी ही हैं, उसने सोचा तक नहीं। अम्मा की रंगीन धोतियों का जंग खाया बक्सा कहाँ गया? कहाँ गई अम्मा की इकलौती तस्वीर? उसे दीमक चाट गई या फिर बरसात के थपेड़ों ने उसे गली के बाहर फेंक दिया? अन्नी दरबदर कहाँ कहाँ भटका होगा। कितने दिनों तक उसने भूख सही होगी, और जब उसकी आंतें बुरी तरह ऐंठी होंगी तो कैसे उसने बंद कमरे में खुद को जलाया होगा कि मरते वक्त उसने किसको याद किया होगा, कि भीतर से उठती हुई चीख को अन्नी ने कैसे होंठों पर आकर रोका होगा, कि धुआं गली में फैला होगा, कैसे टूटी होगी बंद कमरे की सांकल जो कि धुएं के उठते गुबार को देखकर मोहल्ला इकट्ठा हुआ होगा। नीलू छत को फलांगते उस भूतहा घर में उतरी होगी कि अन्नी की जली हुई लाश को देखकर वह कब तक चीखी होगी। देर रात पुलिस आई होगी, कई दिनों तक तहकीकात चली होगी, कि फिर उसे लोगों ने धिक्कारा होगा और हर जुबान पर कैसे उसके काले कारनामे उजागर हुए होंगे। अस्थाना को कुछ भी नहीं मालूम, वह कुछ नहीं जानना चाहता था। उसने अपने चेहरे के चारों ओर झूठी मुस्कानों का नकाब कस लिया था, जिसके भीतर उसका धब्बों भरा चेहरा ढका था। वह खुद को उन सब से अलग मान रहा था। यह उन अपराधों को याद भर करना नहीं चाहता था कि जो उसके भीतर जहरीले नाग की तरह उग रहे थे और उसका पीछा भी नहीं छोड़ रहे थे। सुना अस्थाना तुमने? अस्थाना जी, आपने सुना? मेरी बात आप गौर से सुनो। मुझे बताएं कि सच क्या है। ये दफ्तर, ये टेबलें, ये दरवान और ये खाली खाली कुर्सियां क्या आपके पीछे हैं? दरअसल अस्थाना जी, 1 इंच भर जगह ऐसी नहीं है कि जहां आप बैठ सकें। यह शहर दिल्ली है, झूठी मुस्कानों और दोगले होते लोगों का शहर, बिल्कुल तुम्हारी तरह भागे और पटरी से उतरे लोगों का शहर। और तुम पिछला सब कुछ जलता हुआ छोड़ भागे थे। आज तुम एक चमकदार चादर पर सोते हो। तुमने जगह जगह लोगों को भरमाकर अपने हित साधे हैं। तुम हर साल जगह बदलते रहे। तुमने कई नौकरियां बदली, कई कई घर बदले। कल रात जब तुम पटवर्धन को उसकी मां की मौत पर दिलासा दे रहे थे, उस वक्त याद है मैंने ही तुम्हारी गर्दन पर नाखून मारे थे। मैं ही था जो तुम्हें दिसंबर 68 की वह रात याद दिलाना चाहता था, जिस रात तुम्हारी बूढ़ी माँ अपनी पत्थर होती आंखों से तुम्हारे बदबूदार शरीर के घर लौटने की बाट जोह रही थी। वह हर आवाज पर चौंकती थी। उस रात भी वह चौकन्नी थी, पर तुम नहीं आए थे और उसे काले नाग ने डसा था। उम्र भर तुम उसे डसते रहे, भीतर तक झूठ में डूबे हो तुम। तुम्हारे नशीले संसार ने उस छोटे भाई को भी डुबो दिया जिसने अपने भविष्य के सपने तुम्हारी आंखों से देखे थे। तुमने ही उसे उस झुलसती आग में धकेला जिससे वह बचपन से ही दूर भागता था। तुमने कभी चाहा कि पीछे मुड़कर देखो? टूट रहे उस घर की याद ने तुम्हें क्यों नहीं सताया? क्यों तुम नागदा की उन गलियों से कतराते रहे? तुम्हारे पैर दलदल में फंसे हैं अस्थाना। नीलू कामले को तुमने ही मायावी दुनिया के सपने दिखाए थे। तुमने ही उसे दिल्ली की सड़कों और अपनी बड़ी नौकरी का सपना दिखाया था। उसे रचे रचाए घर की तस्वीर थमाई थी। हर रोज तुम उसे सपनों का खाली गुलदस्ता दे आते थे और नीलांबर पुरुषोत्तम कामले की वह सांवले रंग वाली लड़की अपनी झलक सफेद आंखों से पत्थरों वाली गली के उस आखिरी मकान की जंग खाई खिड़की के पास बैठी कई कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही। उसकी सपनों से लदी फदी आंखें पथरा गईं। तुम्हें न आना था, तुम न आए। अन्नी की मौत के बाद उसने तुम्हारी छाया तक से नफरत की। वह उस गली के ईंट ईंट से जुदा हो गई। न जाने कितने हाथों में उसे खेलना पड़ा, न जाने कहां कहां वह टूटी। तुम आज भी कई मुखौटों में हो अस्थाना। अस्थाना हड़बड़ाकर जाग उठा था। उसके आसपास रेत ही रेत थी, जलती हुई रेत। उसकी आंखों में जलन और उसकी साफ सुथरी चादर पर जगह जगह दाग ही दाग थे। उस शाम तुम देर तक दफ्तर में बैठे थे। तुम पिछले कई दिनों से अपनी नौकरी को लेकर परेशान हो और तुम्हें हर वक्त सरवटे से न जाने क्यों नफरत होती है। शाम जब तुम्हारी ऊंट सी गर्दन, जिसमें 3 जले के निशान हैं, कांच के चैम्बर में घुसी थी, तब आशंकित नजरों से तुमने हॉल में देखा था। तुम्हारे हाथ में मुड़े तुड़े कागज और तुम्हारे चेहरे पर धूर्तता थी। कांच घर से लौटते वक्त तुम कुछ गुनगुना रहे थे। वे मुड़े तुड़े कागज तुम कांच घर में बैठे उस शख्स को दे आए थे जो सरवटे पर गिर सकता था। मैं आज सरवटे के घर से लौटा हूं। सीमापुरी के एक कच्चे घर में एक जंग खाए स्टोव के आसपास सरवटे का पूरा परिवार बैठा था।
पूरे 90 दिन हो गए हैं सरवटे को कंपनी से निकाले। हड्डियों से जकड़े शरीर पर बार बार जनेऊ को रगड़ते सरवटे की आंखें भड़बड़ करते दरवाजे पर टिकी रहती हैं। वह पगला सा गया है। उसकी जवान लड़कियां बसों की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर हैं। उन्हें रोशनी लील रही है और तुम झूठ के संसार में उजली चादर पर लेटे हो। अस्थाना जी उठो, चादर से उठो और खुद अपने जाल को कुतर डालो। देखो, कांटों का जंगल अब आपके बिस्तर के नीचे पनप आया है और यह जंगल तुम्हें धीरे धीरे डस लेगा। तुम्हारे लिए यह जंगल अन्नी, नीलू और सरवटे की उन जवान लड़कियों ने बुना है जो तुम्हारे मुखौटों को नोचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अस्थाना जी, आज मैं जा रहा हूं क्योंकि तुमने चाहा है कि मैं खत्म हो जाऊं, वह सच डूब जाए जो तुम्हारी आंखों में अपनी उंगलियां गड़ा रहा है, लेकिन तुम अब अपनी खाल से निकल लो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।